Hello everyone. Today's lecture of developmental psychology is about behavioral and environmental influence on cognitive development. तो आज के इस लेक्चर में हम संज्ञानात्मक विकास पर बिहेवियरल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स के प्रभाव के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला जो फैक्टर है जो बिहेवियरल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स के अंदर आता है, जो बच्चों के कोग्निटिव डेवलपमेंट यानी उनके संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करता है, वो पहला फैक्टर है फैमिली इन्फ्लुएंसेस यानी कि परिवार का प्रभाव। द क्वालिटी ऑफ पेरेंटिंग और केयर गिविंग विद इन द होम और फैमिली इज अ स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेंट ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट। यानी कि किसी भी बच्चे की पेरेंटिंग किस तरीके की हो रही है, उसको उसके केयर गिवर किस तरीके के हैं, उसके घर में और परिवार में वातावरण किस तरीके का है, ये बच्चे के कोग्निटिव डेवलपमेंट या संज्ञानात्मक विकास पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। इट इज ऑल्सो विद इन द फैमिली दैट इंटरजनरेशनल फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग चिल्ड्रंस कोग्निटिव डेवलपमेंट प्ले आउट। तो ये भी फैमिली के ऊपर ही डिपेंड करता है, फैमिली के स्ट्रक्चर के ऊपर और फैमिली के एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि बच्चे का वर्तमान कोग्निटिव डेवलपमेंट किस तरीके से होगा और फ्यूचर में उसके कोग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। Thus, a better understanding of the features of a family and the family processes that shape the quality of his environment is essential. इसीलिए बच्चे के अच्छे कोग्निटिव डेवलपमेंट के लिए जरूरी होता है कि फैमिली के महत्वपूर्ण फीचर्स के ऊपर ध्यान दिया जाए और फैमिली स्ट्रक्चर इस तरीके का हो जिससे बच्चे को एनवायरनमेंट अच्छा मिले और उसका संज्ञानात्मक विकास अच्छे से हो सके। Familial breakdown and negative parenting that result in frequent dispute, neglect, parental coldness, and physical aggression, all of which appear to have negative consequences for children's cognitive development. तो यहाँ कुछ एक फैक्टर्स दिए गए हैं जो कि कोग्निटिव डेवलपमेंट यानी संज्ञानात्मक विकास के ऊपर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। जैसे अगर फैमिली में ब्रेकडाउन है यानी फैमिली में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, नेगेटिव पेरेंटिंग हो रही है, पेरेंट्स बच्चे के ऊपर ठीक तरीके से ध्यान नहीं देते हैं या फिर नेग्लेक्ट कर रहे हैं बच्चे को, पेरेंट्स अपने बच्चे को पैम्पर नहीं करते हैं, उसको प्यार उसकी तरफ प्यार नहीं जताते हैं या फिर फिजिकल एग्रेशन शो करते हैं, बच्चे के साथ मार पिटाई करते हैं, तो ये सारी चीजें बच्चे के कोग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर नकारात्मक प्रभाव डालती हैं। नेक्स्ट फैक्टर है पेरेंटिंग एंड फैमिली स्टेबिलिटी। तो पेरेंटिंग और फैमिली स्टेबिलिटी भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण एनवायरमेंटल और बिहेवियरल फैक्टर है जो बच्चे के कोग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर प्रभाव डालता है। पेरेंट्स बच्चे के कोग्निटिव डेवलपमेंट को शेप करने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और पेरेंट्स जब बच्चा बिल्कुल छोटा होता है यानी उसके जन्म से लेकर उसके एडोलेसेंट एज तक उसकी कोग्निटिव डेवलपमेंट के विकास में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सहयोग करते हैं। तो पेरेंटिंग प्रैक्टिसेस जिसमें कि आगे बताई गई चीजें शामिल होती हैं, उनके माध्यम से बच्चे का कोग्निटिव डेवलपमेंट बेटर बनाया जा सकता है। तो पेरेंटिंग प्रैक्टिसेस में आती हैं कि बच्चे को डिसिप्लिन किस तरीके से सिखाया जा रहा है, बच्चे को डिसिप्लिन कैसे सिखाया जा रहा है और कैसे मेंटेन करके रखा जा रहा है। यानी बच्चे को डिसिप्लिन बनाने के लिए प्यार से उसको चीजें सिखाई जा रही हैं, उसको कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप समझाकर उसको चीजें बताई जा रही हैं या फिर उसके साथ मार पिटाई करके उसको डिसिप्लिन में रखने की कोशिश की जा रही है। बच्चे की प्रेज की जा रही है या नहीं की जा रही है, बच्चे को मॉनिटर अच्छे से किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, बच्चे के साथ बातचीत पेरेंट्स कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बच्चे को अपने घर में सिक्योर एनवायरनमेंट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जो कि निर्धारित करती हैं कि बच्चे का कोग्निटिव डेवलपमेंट किस तरीके का होगा। अगर बच्चे को डिसिप्लिन प्यार से सिखाया जाएगा, उसको सारी चीजें अच्छे से समझाकर बताई जाएंगी, अच्छा काम करने पर उसकी तारीफ की जाएगी, उसको प्रॉपर मॉनिटर किया जाएगा कि वो किस तरीके से क्या काम कर रहा है, बच्चे के साथ
लगातार बातचीत पेरेंट्स अगर करते रहेंगे, डिस्कशन करते रहेंगे और अगर सिक्योर एनवायरनमेंट उसको प्रोवाइड करेंगे तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट ज़्यादा अच्छा होगा। Proper cognitive development helps to develop their self-concept, their capacity to identify and evaluate stressful event and their coping strategy. अगर बच्चे का cognitive development अच्छा होगा तो बच्चे में self concept भी अच्छे से develop होगा और बच्चे में self identity भी positive बनेगी। बच्चा अपने stressful events को अच्छे से evaluate करना सीख जाएगा, जांचना परखना सीख जाएगा और स्ट्रेसफुल इवेंट या सिचुएशन के साथ एडजस्ट होना, कूप करना भी अच्छे से सीख जाएगा। फर्दर कंसिस्टेंट interactions and secure attachment between parent and children have promotive and productive effective on children's cognitive development. इसके अलावा बच्चे और पेरेंट के बीच में इंटरेक्शन किस तरीके की है, पेरेंट्स के साथ बच्चे की सिक्योर अटैचमेंट है या नहीं है, ये चीजें भी बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर प्रभाव डालती हैं। अगर पेरेंट्स और बच्चे के बीच में इंटरेक्शन अच्छी है, उनके बीच में कम्युनिकेशन अच्छी है, अगर बच्चे का सिक्योर अटैचमेंट डेवलप हो चुका है अपने पेरेंट्स के साथ और पेरेंट्स बच्चे की तरफ प्रमोटिव बिहेवियर शो करते हैं, यानी उसको कोई भी काम करने के लिए प्रमोट करते हैं और कोई भी काम जब वो कंप्लीट कर लेता है तब उसको पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाते हैं, तो उससे बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी अच्छा होता है। नेक्स्ट है एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, यानी बच्चे के चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस अगर अच्छे ना रहे हों तो उसका भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलता है, उसका भी काफी गहरा असर होता है। द टर्म एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस ACES encompasses a variety of traumatic experiences such as physical, sexual or emotional abuse and neglect, including peer bullying that occur before a child turn 18. तो एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंस एक ऐसी टर्म है जिसके माध्यम से ये बताया जाता है कि अगर किसी बच्चे का एक्सपीरियंस 18 साल का होने से पहले बहुत ही नेगेटिव रहा है, फिजिकल उसके साथ कोई ट्रॉमा हुआ है, फिजिकल अब्यूज हुआ है, सेक्सुअल अब्यूज हुआ है, इमोशनल अब्यूज हुआ है फैमिली में, या फिर उसके आसपास रहने वाले लोग अगर फिजिकल, सेक्सुअल या इमोशनल अब्यूज उसका कर रहे हैं या उसको नेग्लेक्ट फील हो रहा है, उसके साथ बुलिंग हुई है, इस तरह की चीजें अगर बच्चे ने फेस की हैं तो इसको एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंस बोलते हैं, यानी बच्चे का चाइल्डहुड में एक्सपीरियंस बहुत ही बुरा रहा होता है और ये बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट डालता है और इसकी वजह से बच्चे में डिप्रेशन हो सकता है, सुसाइड आइडिएशन आ सकते हैं, सुसाइड कर सकता है बच्चा या सोच सकता है सुसाइड करने की, सब्सटेंस यूज उसमें आ सकता है और रिस्की सेक्सुअल बिहेवियर उसमें देखने को मिल सकता है। इसके अलावा बच्चे में कॉग्निटिव डिस्टोर्शन होने की वजह से सोशल रिलेशनशिप पुअर हो जाते हैं, सोशल रिजेक्शन हो जाता है बच्चे में और अपने पीयर ग्रुप के साथ वो अच्छे से एडजस्ट नहीं कर पाता है। तो ये सारे कॉग्निटिव डिस्टोर्शन बच्चे में देखने को मिलते हैं, या हम कह सकते हैं कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट में ये सभी विकार बच्चे में देखने को मिल सकते हैं एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंस की वजह से। नेक्स्ट पॉइंट है क्रिटिकल इंपोर्टेंस ऑफ सिक्योर अटैचमेंट, कि सिक्योर अटैचमेंट का बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट में बहुत ही अहम रोल होता है। अगर बच्चे ने अपने पेरेंट्स के साथ सिक्योर अटैचमेंट डेवलप की है, अपने केयर गिवर के साथ या अपने पीयर्स के साथ सिक्योर अटैचमेंट डेवलप की है, तो बच्चा सोशल इंटरेक्शन अच्छे से करना सीखता है और इसका उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। अगर बच्चे और पेरेंट्स के बीच में या केयर गिवर के बीच में या उसके पीयर ग्रुप के बीच में वार्मथ नहीं है, रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, या फिर टॉक्सिक बिहेवियर करते हैं पेरेंट्स, केयर गिवर या पीयर ग्रुप्स बच्चे के साथ, तो उसकी वजह से बच्चे में स्ट्रेस आता है और उसका इफेक्ट बच्चे में बायोलॉजिकल और बिहेवियरल चेंजेस के रूप में देखने को मिलता है, जिससे बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी संज्ञानात्मक विकास पर नेगेटिव प्रभाव देखने को मिलता है।
और ये सारे बदलाव आने की वजह से बच्चे में स्ट्रेस ज़्यादा हो सकता है, बायोलॉजिकल एजिंग उसमें देखने को मिल सकती है। इसके अलावा न्यूरो डेवलपमेंटल बदलाव उसमें हो सकते हैं, न्यूरो डेवलपमेंटल चेंजेस उसमें देखने को मिल सकते हैं और कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड फंक्शनिंग में इम्पेयरमेंट भी देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट बिहेवियरल एंड एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस के अंदर पॉइंट है एक्सपीरियंसेस विद पेरेंटल साइकोपैथोलॉजी एंड सब्सटेंस यूज। यानी कि अगर बच्चे के पेरेंट्स में कोई साइकोपैथोलॉजी है, यानी किसी तरह का मेंटल डिसऑर्डर अगर बच्चे के पेरेंट्स में है या सब्सटेंस यूज करते हैं बच्चे के पेरेंट्स, तो उसका भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलता है। अगर साइकेट्रिक डिसऑर्डर बच्चे के पेरेंट्स को है तो उसकी वजह से पुअर सोशल फंक्शनिंग हो जाएगी पेरेंट्स की, वो अपने बच्चे के साथ भी अच्छे से बिहेव नहीं करेंगे और उसका बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। ठीक इसी तरह से अगर सब्सटेंस यूज वो करते हैं, यानी अल्कोहल लेते हैं, ड्रग्स लेते हैं या बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, तो इस तरह की चीज़ें वो करते हैं, तो भी बच्चे के ऊपर वो अच्छे से फोकस नहीं कर पाएंगे और इसका प्रभाव बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर नकारात्मक पड़ेगा। नेक्स्ट है पीयर इन्फ्लुएंस, यानी बच्चे के पीयर ग्रुप का क्या प्रभाव पड़ता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर। Negative peer influence has been well established as a risk factor for the poor cognitive development, including antisocial behavior, use of tobacco, alcohol, and other drugs, risky sexual behavior, and academic failure. तो अगर बच्चे के पीयर ग्रुप का इन्फ्लुएंस नेगेटिव रहता है, यानी उसका पीयर ग्रुप अच्छा नहीं है, पीयर ग्रुप उसका इस तरीके का है कि वो कोई ना कोई गलत हैबिट में इन्वॉल्व हैं या कुछ ना कुछ एंटी सोशल बिहेवियर करते हैं, तो उसकी वजह से बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर भी नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है और बच्चा बहुत सारे रिस्की बिहेवियर डेवलप कर लेता है, जैसे कि एंटी सोशल बिहेवियर बच्चे में देखने को मिल सकता है, टोबैको यूज कर सकता है, अल्कोहल यूज कर सकता है, ड्रग्स यूज कर सकता है, वो रिस्की सेक्सुअल बिहेवियर उसमें देखने को मिल सकता है, या पढ़ाई में बहुत ज्यादा वीक हो सकता है बच्चा। तो ये सारे परिणाम पीयर इन्फ्लुएंस की वजह से बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट में देखने को मिल सकते हैं। When adolescents receive encouragement to engage in specific pro-social behavior from an unfamiliar peer, they are more likely to engage in those behaviors, especially if the peer has high social status. तो जनरली ये देखा जाता है कि अगर किन्हीं नए दोस्तों से या जिन नए लोगों से बच्चा मिला है और वो हाई सोशल स्टेटस के बच्चे हैं, तो बच्चा उनसे ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है और वो अगर वो पीयर ग्रुप उसको किसी प्रो सोशल बिहेवियर में एंगेज होने को कहते हैं या फिर किसी भी नेगेटिव एक्टिविटी में एंगेज होने को कहते हैं, तो बच्चा उनसे इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा हो जाता है कि वो ना चाहते हुए भी इन बिहेवियर में या इन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाता है। बच्चे में सेल्फ कंट्रोल इतना ज्यादा नहीं होता है क्योंकि वो अपने पीयर ग्रुप से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है, तो अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल नहीं रख पाता है और उसकी वजह से वो गलत आदतों में पड़ सकता है, जिससे उसमें कई तरह के कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा बच्चा पीयर इन्फ्लुएंस में आकर अगर कुछ गलत हैबिट डेवलप कर लेता है या गलत एक्टिविटीज में एंगेज होता है, तो पेरेंट्स अगर हार्श पेरेंटिंग करते हैं तो उसकी वजह से बच्चे में डिप्रेशन डेवलप हो सकता है, जिससे उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। इसके अलावा पीयर इन्फ्लुएंस में जो फैक्टर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर, वो है बुलिंग एंड हरासमेंट। तो ये देखा जाता है कि more than 20% of student ages 12 to 18 have experienced bullying at school.
कि स्कूल में 12 से 18 साल के बच्चों में से 20% से ज़्यादा बच्चे बुलिंग फेस करते हैं, मोकरी के रूप में, इंसल्ट के रूप में, या फिर नाम निकाल देते हैं बच्चे अजीब-अजीब से बच्चों के, या फिर फिजिकल एक्शंस के थ्रू चिढ़ाते हैं बच्चों को। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ से बच्चों के नेगेटिव डेवलपमेंट के ऊपर बच्चों के कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलता है और बच्चे में कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन हो सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोडक्टिव फैक्टर्स इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कि कौन-कौन से प्रोटेक्टिव फैक्टर होते हैं जो कि बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट को पॉजिटिवली इफेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे कुछ एक ऐसे फैक्टर बताए गए हैं जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट को पॉजिटिव वे में इफेक्ट करते हैं, जैसे हाई लेवल ऑफ प्रो सोशल बिहेवियर इन फैमिली। अगर फैमिली मेंबर्स में प्रो सोशल बिहेवियर काफी ज्यादा हाई लेवल का है, उनकी मोरल वैल्यूज काफी हाई हैं, उनमें हेल्पिंग नेचर बहुत ज्यादा देख रहा है बच्चा, तो बच्चे में भी प्रो सोशल बिहेवियर काफी ज्यादा डेवलप हो जाता है और उसका पॉजिटिव इफेक्ट होता है बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर। वहीं स्कूल का एनवायरनमेंट अगर अच्छा है, कम्युनिटी का एनवायरनमेंट अगर अच्छा है, तो उसका भी पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिलता है। अगर बच्चे में सोशल स्किल हाई है, कॉम्पिटेंस हाई है बच्चे की, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, इंटरेक्शन दूसरे लोगों से बहुत अच्छे से कर लेता है, तो भी उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट बेटर वे में होता है। स्ट्रॉन्ग मोरल बिलीफ्स हैं, अगर बच्चे के मोरल वैल्यूज अच्छी हैं, मोरल बिलीफ्स अच्छे हैं, या फिर फैमिली में काफी ज्यादा रिलीजियस लोग हैं, रिलीजन को काफी ज्यादा फॉलो करते हैं, एक प्रॉपर रूल्स और वैल्यूज को फॉलो करके चलते हैं फैमिली मेंबर्स, तो उसका भी पॉजिटिव इम्पैक्ट बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर पड़ता है। अगर बच्चे का खुद का पर्सनल डिस्पोजिशन पॉजिटिव है, यानी खुद की अपनी थिंकिंग उसकी पॉजिटिव है, तो भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट बेटर वे में होगा। पॉजिटिव सोशल सपोर्ट अगर बच्चे को मिलता है, अगर उसके आसपास रहने वाले सभी लोगों से, फैमिली से, नेबर्स से, पीयर ग्रुप से, स्कूल से, अगर सोशल सपोर्ट अच्छा मिलता है और फैमिली का स्ट्रक्चर अगर स्ट्रॉन्ग है, तो उसका भी पॉजिटिव इम्पैक्ट कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर देखने को मिलता है। अगर ये सारे फैक्टर बच्चे में होते हैं, तो बच्चे में एंजाइटी और डिप्रेशन के सिम्टम, स्ट्रेस के सिम्टम बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर भी बहुत कम मात्रा में देखने को मिलते हैं और कॉग्निटिव डेवलपमेंट अच्छी प्रकार से हो पाता है। नेक्स्ट है सेक्सुअल ओरिएंटेशन एंड जेंडर आइडेंटिटी। तो सेक्सुअल ओरिएंटेशन और जेंडर आइडेंटिटी भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर प्रभाव डालती है। अगर बच्चे का एक पर्टिकुलर एज पर सेक्सुअल ओरिएंटेशन का होना और जेंडर आइडेंटिटी होना जरूरी होता है। अगर एडोलेसेंट एज तक बच्चा अपनी सेक्सुअल ओरिएंटेशन को नहीं समझ पाता है या जेंडर आइडेंटिटी नहीं कर पाता है, कोई कन्फ्लिक्ट होता है उसको अपने जेंडर आइडेंटिटी में, तो उसकी वजह से बच्चे को काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। अगर बच्चा लेस्बियन है, गे है, बाइसेक्सुअल या ट्रांसजेंडर है, तो उसको काफी ज्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी का सामना करना पड़ता है। उसको काफी ज्यादा मानसिक और सांवेगिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये हमारी सोसाइटी में नॉर्मल नहीं माना जाता है, तो उसकी वजह से उसको डर भी रहता है कि लोगों को अगर पता लग गया तो क्या होगा, और उसकी वजह से बच्चा स्ट्रेस में आ सकता है, एंशियस हो सकता है, और इसका बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर काफी ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है लाइफस्टाइल फैक्टर्स। An individual's immediate environment is characterized by behavioral and lifestyle factors that influence physical and cognitive development at all ages. किसी भी व्यक्ति का लाइफस्टाइल और उसका बिहेवियर, ये दो चीजें ऐसी हैं जो व्यक्ति के शारीरिक और संज्ञानात्मक विकास को जीवन भर प्रभावित करती हैं। तो अगर व्यक्ति
की लाइफस्टाइल अच्छी है तो उसका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। व्यक्ति की लाइफस्टाइल अच्छी होगी तो वो शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से और संज्ञानात्मक रूप से फिट रहेगा। लाइफस्टाइल फैक्टर व्यक्ति के शारीरिक और संज्ञानात्मक विकास से जुड़े हुए होते हैं, जिनमें कि व्यक्ति की स्लीप पैटर्न, उसकी एक्सरसाइज का रूटीन, न्यूट्रिशन, रिलैक्सेशन, रिक्रिएशन और उसके दूसरे लोगों से रिलेशनशिप कैसे हैं, ये सभी चीजें सम्मिलित होती हैं। अगर बच्चे का लाइफस्टाइल हेल्दी है तो उसका कोग्निटिव डेवलपमेंट भी बेटर वे में होगा। अगर लाइफस्टाइल हेल्दी नहीं है तो कोग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर भी नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है फिजिकल एक्टिविटी एंड न्यूट्रिशन। फिजिकल एक्टिविटी और कोग्निटिव डेवलपमेंट भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर बच्चे और एडोलेसेंट फिजिकल एक्टिविटी में इंगेज रहते हैं तो उनको डिप्रेशन होने के कम चांसेस रहते हैं, स्ट्रेस होने के कम चांसेस रहते हैं। अगर ज़्यादा टाइम तक सेडेंटरी स्क्रीन टाइम फॉलो करते हैं, वो स्क्रीन टाइम उनका बहुत ज़्यादा होता है तो उसकी वजह से पुअर मेंटल हेल्थ देखने को मिलती है। बच्चों में एंजाइटी या डिप्रेशन भी देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर मैटरनल और अर्ली चाइल्डहुड न्यूट्रिशन ठीक से नहीं मिला है बच्चे को तो उसका भी कोग्निटिव डेवलपमेंट यानी संज्ञानात्मक विकास के ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अगर अनहेल्दी फूड इनटेक कर रहा है बच्चा या फिर डाइट को अच्छे से फॉलो, न्यूट्रिशियस डाइट वो नहीं ले रहा है तो उसका भी कोग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। अगर बच्चा फिजिकल एक्टिविटी कम करता है, अनहेल्दी फूड इनटेक करता है और सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीता है तो उसकी वजह से संज्ञानात्मक विकास के ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है स्लीप क्वांटिटी एंड क्वालिटी, यानी कि बच्चे की नींद की क्वालिटी और क्वांटिटी किस तरीके की है। तो स्लीप साइकिल का भी कोग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर प्रभाव देखने को मिलता है। बच्चे की नींद की मात्रा और क्वालिटी किस तरीके की है, ये भी कोग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर प्रभाव डालती है। अगर नींद पूरी नहीं हो रही है तो उसकी वजह से बच्चे में स्लीप एपनिया हो सकता है, या फिर अगर नींद अच्छे से नहीं आएगी तो कंसंट्रेशन भी अच्छे से नहीं होगी, अटेंशन वो ठीक तरीके से नहीं दे पाएगा और उसकी वजह से फैमिली में डिस्टर्बेंस भी देखने को मिल सकती है। बेड टाइम रूटीन अगर सही नहीं है तो उसकी वजह से उसको नाइटमेयर भी हो सकते हैं, या फिर बाकी डेली रूटीन के काम करने में भी उसको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अगर नींद ठीक से नहीं ली जा रही है तो बच्चे के मेमोरी कंसोलिडेशन यानी मेमोरी के स्टोर होने में और उसकी इमोशनल प्रोसेसिंग में भी नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है और ब्रेन की न्यूरल प्लास्टिसिटी पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिससे बच्चे के कोग्निटिव डेवलपमेंट पर नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलता है। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी यूज एंड स्क्रीन टाइम। टेक्नोलॉजी यूज और स्क्रीन टाइम का भी कोग्निटिव डेवलपमेंट पर प्रभाव साफ तौर पर देखने को मिलता है। अगर बच्चा काफी ज्यादा लंबे समय तक स्क्रीन टाइम को फॉलो कर रहा है या फिर टेक्नोलॉजी का यूज काफी ज्यादा कर रहा है वो, तो उसकी वजह से भी बच्चे की लाइफ में काफी ज्यादा नेगेटिव चेंजेस आते हैं, जैसे सोशल इंटरेक्शन एकदम कम हो जाता है उसका, इवन फैमिली मेंबर्स से भी इंटरेक्शन कम हो जाता है, पीयर ग्रुप से इंटरेक्शन कम हो जाता है, अननोन लोगों के साथ उसका इंटरेक्शन ज्यादा बढ़ जाता है। वहीं ज्यादा टेक्नोलॉजी का यूज करने से और सोशल साइट्स का यूज करने से कई बार बच्चे बुलिंग के शिकार भी हो जाते हैं, सोशल मीडिया को ज्यादा फॉलो करने लगते हैं, रियलिटी को उतना ज्यादा नहीं समझ पाते हैं और इसकी वजह से उनमें कई बार रिस्की बिहेवियर भी देखने को मिलता है, जैसे उनमें सुसाइडल थिंकिंग आ जाती है, सेल्फ हार्म की थिंकिंग आ जाती है, ड्रग अब्यूज करने लग जाते हैं वो, या अल्कोहल का यूज भी वो कर सकते हैं। तो इन सब चीजों की वजह से बच्चे में डिप्रेशन और सोशल एंजाइटी के सिम्टम काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं, जिससे उनके कोग्निटिव
डेवलपमेंट पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है सब्सटेंस यूज। Substance use disorder is a major public concern which affect children physical and cognitive development. Substance use disorder एक पब्लिक हेल्थ कंसर्न है जो कि बच्चों के शारीरिक और संज्ञानात्मक विकास के ऊपर नकारात्मक प्रभाव डालता है। सब्सटेंस यूज एडोलेसेंट्स में काफी ज्यादा देखा जाता है। एडोलेसेंट्स अपने पीयर ग्रुप से इन्फ्लुएंस होकर कई बार सब्सटेंस यूज करने लग जाते हैं, या फिर बच्चे अगर ऐसी मदर से पैदा हुए हैं जो कि सब्सटेंस यूज करती थी पहले, तो ऐसे बच्चों का जन्म के समय वेट बहुत कम होता है, उनको फीडिंग डिफिकल्टीज भी आती हैं मदर को, जिसकी वजह से बच्चे को न्यूट्रिशन ठीक से नहीं मिल पाता है, तो बच्चा बहुत ज्यादा इरिटेट रहता है, शिशु में इरिटेबिलिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से उसका कोग्निटिव और फिजिकल डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाता है, जो कि आगे जाकर भी उसमें नेगेटिव कोग्निटिव डेवलपमेंट के रूप में नजर आता है। Children whose parents or caregiver have substance use disorder are also at higher risk of less secure attachment, physical abuse, and poor emotional development and cognitive development. ऐसे बच्चे जिनके पेरेंट या केयर गिवर सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर से ग्रसित होते हैं, यानी कोई ना कोई उनको एडिक्शन होता है, तो ऐसे बच्चे अपने पेरेंट्स से सिक्योर अटैचमेंट डेवलप नहीं कर पाते हैं, फिजिकल अब्यूज का सामना उनको करना पड़ता है और इमोशनल और कोग्निटिव डेवलपमेंट बहुत ही पुअर देखने को मिलता है। बच्चों के पेरेंट्स अगर सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर से पीड़ित हैं, तो ऐसे बच्चों में कोग्निटिव डिस्टॉर्शन और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती हैं। फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट्स काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, पेरेंटिंग प्रैक्टिसेस बहुत ही पुअर रहती हैं ऐसे पेरेंट्स की, और ऐसे पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए कोई गाइडलाइन सेट नहीं कर पाते हैं, बच्चों के बिहेवियर को मॉनिटर नहीं कर पाते हैं, और इसका इफेक्ट बच्चों के कोग्निटिव डेवलपमेंट पर नकारात्मक रूप से देखने को मिलता है। Effects of chronic illness and severe health problems. क्रोनिक इलनेस और सीवियर हेल्थ प्रॉब्लम का भी कोग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अगर किसी भी बच्चे या एडोलेसेंट को क्रोनिक इलनेस है या सीवियर हेल्थ प्रॉब्लम है, जैसे कि अस्थमा है, ओबेसिटी है यानी मोटापा, या फिर मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित कोई परेशानी है, या फिर न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, तो इनका कोग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अगर बच्चे को एंजाइटी है, डिप्रेशन है, या फिर पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है, तो उसकी वजह से भी बच्चों के कोग्निटिव डेवलपमेंट पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और उनका कोग्निटिव डेवलपमेंट ठीक तरीके से नहीं हो पाता है। अगर क्रोनिक इलनेस है बच्चे में, तो उसकी वजह से भी पेरेंटल एंजाइटी आ सकती है पेरेंट्स में, और डिप्रेशन आ सकता है, जिसका इफेक्ट बच्चे की पेरेंटिंग के ऊपर साफ तौर पर देखने को मिलता है। वो बच्चे की केयर ठीक से नहीं कर पाते हैं, बच्चे के साथ अटैचमेंट ठीक से डेवलप नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से बच्चे का कोग्निटिव डेवलपमेंट इफेक्ट होता है। नेक्स्ट है कम्युनिटी एंड सोशल लेवल इन्फ्लुएंसेस। तो बच्चा किस तरह की कम्युनिटी में रह रहा है, किस तरह की सोसाइटी में रह रहा है, उसका भी कोग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर काफी ज्यादा अहम इम्पैक्ट पड़ता है। लोकल कम्युनिटी किस तरीके की है, किस तरह के लोग वहां पर रह रहे हैं, कैसे लोगों के संपर्क में बच्चा आ रहा है, उसका प्रभाव भी बच्चे के कोग्निटिव डेवलपमेंट पर पड़ता है। अगर हेल्दी कम्युनिटी है तो वो बच्चे के फिजिकल, सोशल और कोग्निटिव डेवलपमेंट को अच्छे तरीके से शेप देती है, उसकी हेल्प करती है उसको एक प्रॉपर शारीरिक, सामाजिक और संज्ञानात्मक रूप से विकसित होने में। वहीं अगर बच्चे को अनहेल्दी कम्युनिटी मिलती है, यानी एनवायरनमेंट अगर अच्छा नहीं है, तो बच्चे का कोग्निटिव डेवलपमेंट भी ठीक तरीके से नहीं हो पाता है।
नेक्स्ट है नेबरहुड एट्रीब्यूट्स। तो नेबरहुड किस तरीके का है, इसका इफेक्ट भी बच्चे के कोग्निटिव डेवलपमेंट पर देखने को मिलता है। अगर बच्चे के नेबर्स अगर उसको इस तरीके का एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं जिससे उसके फिजिकल, सोशल और कोग्निटिव डेवलपमेंट में हेल्प मिलती है, तो हम मानते हैं कि नेबरहुड अच्छा है। वहीं अगर बच्चे का नेबरहुड उसको अनहेल्दी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है किसी भी तरीके से, तो हम ये मानेंगे कि बच्चे का कोग्निटिव डेवलपमेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उससे प्रभावित हो रहा है। अगर बच्चे ऐसे एनवायरनमेंट में रह रहे हैं जहां पर उनकी बेसिक नीड पूरी नहीं हो पा रही हैं, या फिर उनको एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है, या फिर उनको नेग्लेक्ट किया जा रहा है, उनको किसी तरीके से फिजिकली या इमोशनली अब्यूज किया जा रहा है, तो उसका भी कोग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलता है। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।